हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे नहीं क्लासेज में फिर से एक नई वीडियो के साथ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कोशिका के बारे में देखेंगे आज। तो जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जिसे हम मानते हैं कोशिका, उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। अगर आप वीडियो पर सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज देखेंगे हम शरीर की संरचना एवं कोशिका। जो कि कोशिका होती है जो शरीर की संरचना के लिए जो वो सबसे जो महत्वपूर्ण यूनिट या फिर हम इकाई कह सकते हैं। तो क्या होती है मानव संरचना एवं कोशिका के बारे में देखते हैं। तो प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में एक निश्चित शारीरिक संरचना, एक फिजिकल स्ट्रक्चर एवं जो विभिन्न जैविक क्रियाएं दर्शाता है तथा इन जीवों का विकास एक कोशिका या सेल से ही होता है। तो प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में जो अपने लाइफ टाइम जो पीरियड होता है उसमें एक निश्चित शारीरिक संरचना एवं जो विभिन्न जैविक क्रियाएं दर्शाता है एवं तथा इन जीवों का विकास के लिए एक कोशिका से ही होता है या फिर कोशिका इस जीवों के विकास के लिए कोशिका महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। कोशिका प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक एक इकाई भी होती है। तो कोशिका जो प्रत्येक सजीव के शरीर की जो संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। दैन इसके बाद में हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोशिका देखते हैं तो हम सजीवों के शरीर की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। तो जो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के होता है एक ऊतक का निर्माण होता है तथा ऊतक के जो ऊतकों के समूह से हमारे जो ऑर्गन्स यानी हमारे अंग का निर्माण होता है तथा अंग से मिलकर ऑर्गेनिज्म सिस्टम जिसे हम अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर एक या अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसे कोशिका कहते हैं। इसमें हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो इसमें जो उदाहरण है ये है तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके बाद में ऊतक एक समान कार्य करने वाली तथा संरचनात्मक या फिर दर्शाने वाली या समान संरचना दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ये तंत्रिका ऊतक होते हैं। इसी प्रकार हम जब ऊतक से अंग का निर्माण करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम इसमें क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसमें इसके एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हम अंगों से मिलकर क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो ऑर्गन सिस्टम, तो विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर क्या करते हैं, एक अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो तंत्रिका तंत्र जिसे हम न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार इसके जब अंग तंत्रों से मिलकर हमारे शरीर या पूरी बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है तो अंग तंत्र से मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। दैन इसके बाद में कोशिका के बारे में देखते हैं हम। कोशिका क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जो सबसे पहले खोज की थी तो वो 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क के टुकड़े में की थी। तो कॉर्क का टुकड़ा एक इस प्रकार से होती है जो एक पेड़ की छाल के ऊपर होता है, उसी के हम कॉर्क कहते हैं। इन्हें सेल कहा जाता है। सेल का तात्पर्य होता है एक छोटा कक्ष होता है। और रॉबर्ट हुक ने वास्तव में एक मृत पादप कोशिका की जिसे हम सेल वृत्ति में इसको देखा था। तो इस प्रकार से इसको इन्होंने देखा था। दैन इसके बाद में इसके बाद में फिर 1664 में ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। इन्होंने आरबीसी, जीवाणु, बैक्टीरिया तथा शुक्राणु जिसे हम ईश्वर को देखा था। तो जीवित कोशिका के रूप में जो सर्वप्रथम 1664 में किसने देखा था, तो ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को देखा था। और जो मृत कोशिका की खोज की थी तो एक मृत कोशिका की खोज 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी जो कि कॉर्क के टुकड़े में की थी। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की थी। तो उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड
पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी। देन इसके बाद में 1838 में स्लाइडन व स्वैन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सजीव क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो 1838 में स्लाइडन एवं जो स्वैन ने जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार इसमें क्या कहा था कि सभी सजीव होते हैं जो क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। देन इसके बाद में 1855 में रोडोल्फ वीचा ने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। इस प्रकार से हम कोशिका की संरचना देखते हैं तो कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है। इसमें जो अंदर आपको ये जो नीले कलर में जो शो हो रहा है ये केंद्रक द्रव्य होता है। देन इसके बाद में जो ऊपर होता है इसके जो वो केंद्रक होता है, और केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम केंद्रक आवरण कहते हैं। और देन इसके बाद में जो आपको ये जो गुलाबी दिख रहा है ये कोशिका द्रव्य होता है, जो विभिन्न कोशिकांग होते हैं। जो कोशिकांग होते हैं ये क्या करते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक भाग को क्या करते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। देन इसके बाद में जो आपको पीली लाइन और जो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है ये कोशिका आवरण होती है। इसे हम कोशिका भित्ति, ऊपर की जो होती है कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल, ये क्या होती है, पादप कवक एवं वह जीवाणु में ये पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली होती है, ये सभी में पाई जाती है। तो हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका केंद्रक द्रव्य जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से दोनों से मिलकर क्या होता है, ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं विकास एवं संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। तो डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर बेस्ड पर हम कोशिका के टाइप्स ऑफ की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की होती है। इसमें जो फर्स्ट होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और जो सेकंड होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राक केंद्री या फिर असीम केंद्री कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसे ससी केंद्र की कहते हैं। इसमें इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें जो केंद्रक होता है वो अल्पविकसित यानी नहीं के बराबर केंद्रक होता है, जिसे हम केंद्रकाव भी बोलते हैं। और जो अल्पविकसित केंद्रक या केंद्रकाव के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, इस पर जो केंद्रक के ऊपर क्या होता है, आवरण अनुपस्थित पाया जाता है। और इसमें जो वृत्ताकार डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जो कि एक कैसा होता है, नग्न डीएनए होता है। इसी प्रकार हम यूकैरियोटिक कोशिका में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में इससे विपरीत होगा। जैसे कि इसमें अल्पविकसित केंद्रक था तो इसमें पूरी तरह से सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, तथा जो केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण पाया जाता है, और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसमें हम जो इन्हें मोशन या कार्य करने की जो गति प्रदान करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। देन इसके बाद में हम इनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक एक की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या देखा था आपने कि केंद्रक अल्पविकसित होते हैं जिसे हम केंद्रकाव कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें केंद्रक सुविकसित उपस्थित होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक आवरण होता है वो अनुपस्थित होता है, और डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण पाए जाते हैं तथा आवृत डीएनए पाया जाता है। तो मतलब जो डीएनए के ऊपर आवरण पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, ये नग्न होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ये वृत्ताकार प्लाज्मिड पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होती है इसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, गोल्जिकाए आदि कोशिकांग उपस्थित होते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इन्हें गति प्रदान या फिर शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। और जो लवक होते हैं ये 3 प्रकार के इसमें लवक पाए जाते हैं, जो कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराते हैं तथा पत्तियों से, जो सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों से इनका भोजन बनाते हैं। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इनको रंग प्रदान करते हैं, तो पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग तो ल्यूको के कारण होता है, और तथा जो इसी प्रकार गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, तो वो इस प्रकार से है। और लाइसोसोम होता है, इसे हम आत्मदाती थैली भी कहते हैं। और गोल्जिकाए होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब इनमें देख लेते हैं हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, इनमें सभी विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। और हम इनमें जब राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो 80S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं, तो इनमें जो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी विभेदित नहीं होते हैं। तो इनमें कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य होता है वो अलग अलग विभेदित नहीं होते हैं, मतलब एक साथ ये जुड़े रहते हैं। और इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसमें दोनों जो होते हैं वो अलग अलग विभेदित होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ उदाहरण देखते हैं, तो इसमें जैसे जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया, और जो माइकोप्लाज्मा होता है ये, और नीलहरित शैवाल। इसी प्रकार हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कवक, शैवाल, पादप और जंतु आदि। अब हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स, और जो जंतु कोशिका होती है वो एनिमल सेल्स होती है। तो इसमें हम जब पादप कोशिका में देखते हैं, तो पादप कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है, षटकोणीय। और जो हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से होती है। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पादप कोशिका में उपस्थित होता है ये तारक काय क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। और हम कोशिका जो भित्ति की बात करते हैं, तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका एवं जो पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। जबकि हम हरित लवक की बात करते हैं, तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, तथा पादप कोशिकाओं में जो हरित लवक पाया जाता है। और हम गोल्जिकाएँ की हम बात करते हैं, तो जो पादप कोशिकाएँ होती है इनमें जो गोल्जिकाएँ होती है ये क्या होती है, अल्पविकसित या डिक्टियोसोम जिसे हम बोल सकते हैं। जबकि जो जंतु कोशिका में होती है वो गोल्जिकाएँ क्या होती है, सुविकसित, पूरी तरह से ये डेवलप होती है। रिक्तिका की बात करते हैं, तो इसमें रिक्तिकाएँ होती है वे बड़ी होती है तथा केंद्रीय भाग में उपस्थित होती है पादप कोशिका में। जबकि जो रिक्तिकाएँ छोटी होती है, तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ होती है ये छोटी होती है, वे केंद्र का जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें ये फैली रहती है। जबकि हम जंतु कोशिका में बात करते हैं, तो इसमें कोशिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है तथा केंद्रक लगभग क्या होता है, गोलाकार व केंद्र में उपस्थित होता है। अब हम जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर हमारी 3 प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले होता है वो कोशिका आवरण होता है, देन इसके बाद में कोशिका द्रव्य में कोशिकांग और केंद्रक तीनों से मिलकर क्या होती है, जो हमारी कोशिका होती है उसकी संरचना का निर्माण होता है। तो हम कोशिका आवरण में देख लेते हैं। तो कोशिका आवरण में सबसे पहले होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और देन सेकंड होती है ये कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब हम कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है। तो पादप ये क्या होती है, कोशिका पादपों में, तो पादपों में किससे बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। देन इसके बाद में हम कवक में देखते हैं। तो कोशिका जो
सेल वॉल होती है वो कवक में क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। तथा जो जीवाणु या बैक्टीरिया में किस प्रकार पाई जाती है, तो ये ग्लाइकेन या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की ये बनी होती है। कोशिका विद्युत जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, नहीं पाई जाती है, ये अभी आपने ऊपर देखा था। देन इसके बाद में जो कोशिका वित्ती होती है ये दृढ़ रिजिड होती है तथा जो कोशिका को विभिन्न निश्चित करती है, ये आकार या फिर साइज प्रदान करती है। देन इसके बाद में हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। तो कोशिका झिल्ली होती है ये पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, ये दोनों में क्या होती है, उपस्थित होती है। जबकि हम इसकी लचीली एवं चयनात्मक पारगम्य से कह सकते हैं, तो लचीली ये मुलायम होती है एवं चयनात्मक पारगम्य। तो चयनात्मक पारगम्य में क्या होता है, कोशिका में ये पदार्थों का क्या करती है, परिवहन का नियमन करती है। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये वसा की क्या होती है, एक दोहरी परत एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली होती है ये वसा यानी लिपिड की ये दोहरी परत एवं प्रोटीन से ये मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसमें ये प्रोटीन होती है। देन इसके बाद में जो ये फाइबर, ये रेशे होते हैं इस प्रकार से, जिसे हम कोशिका झिल्ली की संरचना को सिंगर व निकोलसन व फ्लूइड मोज़ेक, जिसे हम द्रव मोज़ेक मॉडल के द्वारा इसे समझाया गया था। इसमें क्या होता है, जो कोशिका का ये बाहरी सिरा होता है, जो इस प्रकार से ये होता है, और ये वसा की ये इस प्रकार से दो परत होती है, ऊपर और नीचे। ये जो आपको ये परत, एक परत ये दिखा दे रही है और एक परत ये दिखाई दे रही है। तो ये वसा की क्या होती है, एक दोहरी परत होती है। तो जिसका जो बाहरी सिरा होता है वो जलरागी होता है, जबकि जो आंतरिक सिरा होता है ये जलविरागी होता है। देन इसके बाद में हम कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो इसे सॉल जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोशिका में, कोशिका द्रव्य में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करते हैं, ये शक्ति प्रदान, इसे हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तो ये कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये गति या फिर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ये प्रदान करते हैं। और जो लवक होते हैं वो आपको अभी मैंने बताए थे, लवक 3 प्रकार के होते हैं। ये कोशिकाओं को प्रोटेक्ट भी प्रदान करते हैं तथा ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं इनको भोजन बनाने में ये सहायक होते हैं। तथा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो पौधे के जो विशेष अंग, जो फल होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम अंतःप्रदायी जालिका और गोल्जिकाएँ, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, रिक्तिका और कशाप आदि। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इसमें ये आरएनए दिखा रहा है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में हम बात करते हैं तो इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। देन इसकी जो आउटर लेयर की बात करते हैं तो हम आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है, वो इस प्रकार से हम इसमें दर्शाई गई है, और आंतरिक झिल्ली इसमें इस प्रकार से बताई गई है। और जो इसके अंदर जो आपको ये छोटे छोटे वॉल्व के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसे हम एफ कण या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं, और ये एक क्रिस्टी के अंदर ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो रक्त होता है वो इस प्रकार से इसमें रक्त गमन करता रहता है, और रक्त से जो भोजन होता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको इस प्रकार से इसमें काम लिया जाता है। देन इसके बाद में जो इसको, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत से इसमें से भोजन से ऑक्सीजन ये प्राप्त करता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिंकर व कीटों की जो रेखित पेशियों में देखा गया था, तथा इसे हम सार्कोसोम कहा जाता है। इसके हम अदर्स नेम की बात करते हैं। तो अदर नेम इसके होते हैं, जो इसे हम बायोप्लास्ट,
जिसकी जो हम सबसे पहले जो यूज किया था वो अल्टमान, देन इसके बाद फिला और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सूत्रकणिका जिसे सी वेंडा के द्वारा बताया गया, और किला की जो सर्वप्रथम इसकी जो फ्लेमिंग के द्वारा इसकी हम दोहरी झिल्ली से ये घिरा कोशिकांग होता है। इसमें आंतरिक झिल्ली के बलन क्रस्टी कहलाते हैं। देन आपको जो इस प्रकार से उसमें संरचना बताई गई है, अंदर जो आंतरिक झिल्ली के अंदर ये क्या होती है, ये बलन होती है जिसे हम क्रस्टी कहलाते हैं, जिन हमें एफ कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। तो ये बलनों के अंदर जो क्या होते हैं, एफ कण पाए जाते हैं जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्वयं का डीएनए व आरएनए भी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अतः इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य वंशागति तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या करता है, ये कार्य करता है। देन इसके बाद में देख लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, जो क्रेब्स चक्कर होता है, इसमें जो क्रेब्स चक्कर के दौरान हमें भोज्य पदार्थों के रूप के ऑक्सीकरण से क्या होता है, जो एटीपी हमें इसमें इसके एटीपी के रूप में क्या होती है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है। तो एटीपी इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। देन इसके बाद में हम लवक के बारे में बात करते हैं। तो लवक की जो हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ जो फ्लास्टिड, इसकी जो खोजकर्ता की थी वो हैकल के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम ये जो शब्द दिया गया था लवक, ये सिम्फर के द्वारा दिया गया था। और जो लवक होते हैं ये केवल क्या होते हैं, पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ओनली फॉर जो प्लांट सेल्स होती है उसमें ये पाए जाते हैं, ना कि ये जो जंतु कोशिकाएँ होती है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार से ये, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम हरित लवक। देन इसके बाद में जो वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो अवर्णी जिसे हम, ये क्या होता है, अवर्णी से हम समझ सकते हैं। तो अवर्णी का मतलब होता है यहाँ पर रंगहीन, जो कि ना तो कोई रंग प्रदान करता है। इस प्रकार से जो लवक होते हैं इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। तो पौधे में इस प्रकार से जो प्लांट सेल्स होती है उसके अंतर्गत ये जो थाइलेकॉइड के रूप में, ये बंडल के रूप में, ये इसके जो दो थाइलेकॉइड उसके बीच में क्या होते हैं, जो डीएनए की इस प्रकार से उपस्थिति होती है, और आरएनए भी इनके बीच में इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। और इसमें जो ये बाहरी और आंतरिक झिल्ली इसमें प्रेजेंट होती है। तो हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरा एक कोशिकांग होता है, जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस की इसमें क्या होती है, क्रिया होती है। इसमें भी डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट या पाए जाते हैं। और इसे भी हम क्या कहते हैं, ये भी अर्ध स्वायत्त कोशिका होते हैं। तो वर्णी लवक मुख्य रूप से क्या होते हैं, पुष्प, फल आदि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तथा ये पुष्प एवं फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। और अवर्णी लवक होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं, जड़ों में पाया जाता है, तथा इनका जो मुख्य कारण होता है, जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, भोजन का स्टोर करना होता है, यानी भोजन को संग्रहण करना इनका कार्य होता है। इसके बाद में हम अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके हम शॉर्ट में बात करते हैं, तो ईआर, इसके हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो ईआर डिस्कवरी ऑफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, इसकी जो खोजकर्ता फोल्टन ने की थी, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। राइबोसोम ये क्या होती है, ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में क्या होती है, ये फैली हुई रहती है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में ये फैली हुई रहती है। और इसकी हम जो कोशिका के अंतर्गत जो आंतरिक कंकाल का जो निर्माण करती है, तो ये कोशिका के जो इंटरनल जो स्केलेटल होता है उसका ये निर्माण करती है। तो ईआर जो हम इसकी बात करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। तो खुरदरी के बारे में बात करते हैं, तो खुरदरी जो होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका
जिस पर क्या होते हैं राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार से इस पर जो राइबोसोम ये चिपके रहते हैं तथा यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण यानी निर्माण भी होता है। जबकि जो चिकनी होती है ये अंतःप्रदर्श जालिका, ये क्या होती है, स्टेरॉयड का संश्लेषण करती है। तो ये स्टेरॉयड का संश्लेषण करती है। दैन इसके बाद में हम गोल्जिकाय के बारे में बात करते हैं। तो गोल्जिकाय के बारे में देखते हैं। तो गोल्जिकाय जो इस प्रकार से हमारी जो इसमें संरचना इसकी होती है। तो इसकी हम सबसे पहले सर्वप्रथम इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो गोल्जिकाय की जो खोज की थी वो कैमेलियो गोल्जी के द्वारा खोज की थी। और इसके जो हम अदर्स नेम के बारे में बात करते हैं तो ये वैकर्स बॉडी या फिर डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हम गोल्जिकाय होती है ये जंतु कोशिका में तो सुविकसित होते हैं, जबकि वो पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं, ये अल्प विकसित होते हैं, जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जिकाओं में विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण यानी विभिन्न पदार्थों के इसमें संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स वह पदार्थ पाए जाते हैं। इसके द्वारा लाइसोसोम शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है तथा ये कोशिकाओं से होने वाले जो पदार्थों का क्या करते हैं, ये परिवहन में भी ये सहायक होते हैं। दैन इसके बाद में हम राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम जो कि एक कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से यानी फैले हुए रूप से या फिर स्वतंत्र रूप से ये क्या होते हैं, राइबोसोम की सतह पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसके हम राइबोसोम की जो खोज के बारे में, खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो इसे हम जो पैलाडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और दैन इसके जो अन्य नाम की ओर बात करते हैं तो इसे हम पैलाडे कण के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो हम राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस प्रकार का क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में 80 एस प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो एस सिंबल है ये स्वेदवर्ग नियतांक, स्वेदवर्ग कांस्टेंट के। इसके दैन इसके बाद में हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं, जिसे हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम की खोज की थी वो क्रिश्चियन डी डुवे ने। इसके जो हम अन्य नाम की बात करते हैं तो नोविकोफ ने इसका जो नाम दिया था। तो लाइसोसोम का जो नाम दिया था ये नोविकोफ के द्वारा ये नाम दिया गया था। इनमें विभिन्न प्रकार की क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक जिसे हम पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये मृत कोशिका तथा जो कोशिका का जीवन पूरा होने पर ये क्या करते हैं, संपूर्ण कोशिका का एक ही पाचन कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब जिस प्रकार जो मृत कोशिकाएं होती है फिर कोशिका का जीवन पूरा होने पर क्या करते हैं, ये संपूर्ण कोशिका का ही क्या करते हैं, ये पाचन कर देते हैं। अतः ये कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ भी कहलाते हैं। तो इसी कारण ये आत्मघाती थैली कहलाते हैं। तो ये मृत कोशिका या फिर जो कोशिका का जीवन पूरा होने पर क्या करते हैं, ये कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं पक्षमाव एवं कशाप, सीलिया एवं फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पक्षमाव के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं लेकिन आकार में कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। जबकि हम इसके बारे में फ्लैजिला के बारे में करते हैं। तो फ्लैजिला क्या होती है, संख्या में तो ये कम होती है लेकिन आकार में ये बड़ी होती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये तो संख्या में अधिक है, ये संख्या में कम है, लेकिन ये आकार में छोटी है, ये आकार में बड़ी होती है। ये दोनों ही गति से संबंधित कोशिकांग है। तो ये दोनों जो पक्षमाव एवं जो कसाव है, ये जो कोशिकांग है, ये दोनों ही क्या करती है, ये गति प्रदान करती है या गति में सहायता करती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन युक्त जो सूक्ष्म नलिकाएँ होती है, माइक्रो ट्यूबुलिन से क्या होती है, ये बने होते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तारककाय के बारे में देखते हैं। तो तारककाय जिसे हम सेंट्रियोल, ये क्या होते हैं, ये कोशिका में जो केंद्रक के पास पाया जाता है। तो इसकी हम उपस्थिति के बारे में या प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। तो तारककाय होती है, ये क्या होते हैं, जो कोशिका का केंद्र के पास में ही ये क्या होते हैं, जो केंद्रक इस प्रकार से कोशिका में पाया जाता है। देन इसके पास में ही जो तारककाय ये पाया जाता है। तथा जो केवल ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ओनली फॉर ये जंतु कोशिकाओं में ये
जंतु कोशिकाओं में ही तारक पाया जाता है। इसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। इसकी हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो जो तारक की जो खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो खोज की थी वो वोवेरी ने की थी और ये कोशिका में क्या करता है, विभाजन में सहायक होता है। तो तारक का जो मेन रोल होता है वो क्या करता है, कोशिका डिवीज़न या फिर कोशिका विभाजन में ये सहायक होते हैं। इसके हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भी क्या होता है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। देन इसके बाद में हम रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल है, तो इस प्रकार से जो रिक्तिकाएँ जो प्रेजेंट होती है तो जो जंतु कोशिकाओं में तो इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, जबकि जो पादप कोशिकाओं में होती है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। तो हम रिक्तिका के बारे में देखते हैं। तो रिक्तिकाओं के बारे में क्या बताया, तो जो रिक्तिकाओं के बारे में स्प्लेन्ज़ोनी के द्वारा ये बताया गया था। तो ये कोई विशेष कोशिकांग न होकर क्या होते हैं, ये कोशिका द्रव्य रहित संरचनाएं हैं। तो ये कोशिका, इनमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, मतलब रहित संरचना है जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका रहित होती है। पादप कोशिकाओं में बड़ी तथा वह केंद्रक भाग में ये, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है। तो ये जो पादप कोशिकाओं में तो क्या होती है, ये बड़ी व केंद्रक भाग में ये पाई जाती है, जबकि जो पादप कोशिकाएं होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, ये छोटी छोटी पाई जाती है, और जबकि जो पादप कोशिकाएं होती है इसमें बड़ी पाई जाती है, जो कि केंद्रक के पास में ये पाई जाती है। देन इसके बाद में देखते हैं कि जो ये रिक्तिकाएं जल, वायु व या फिर अन्य से युक्त हो सकती है, तथा ये विभिन्न रिक्तिकाएं कोशिकाओं में जब जल संतुलन और उत्सर्जन आदि में क्या होती है, ये सहायक होती है। अब हम केंद्रक के बारे में देखते हैं। तो कोशिका में जो केंद्रक की उपस्थिति के बारे में देखेंगे। तो ये केंद्रक की सबसे पहले हम खोज के बारे में बात करते हैं। तो 1831 में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी। ये सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है और ये अन्य कोशिकाओं गो वह जो कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है, ये इन पर नियंत्रण करता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही गोलाकार या लगभग अंडाकार केंद्रक होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप स्तनियों की जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। कुछ कवक होते हैं, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं व रेखित कोशिकाओं में ये एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें केंद्रक पालिया, जिसे हम लॉब्स में बटा होता है। अब इस प्रकार से जो केंद्रक की जो उपस्थिति होती है वो इस प्रकार से उपस्थित होती है, जो आपको इस चित्र में बताया गया है। देन इसके अंदर जो होता है, जो केंद्रक के अंदर होता है वो केंद्रिका होती है। जो केंद्रिका होती है ये आरएनए प्लस प्रोटीन की है से निर्मित होती है। देन इसके बाद में जो लाल रंग से इसको दिखाया गया है ये केंद्रक द्रव्य होता है, और इसमें जो क्रोमैटिन होते हैं जो डीएनए प्लस प्रोटीन। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होते हैं वो दोहरे आवरण से ग्रह रहता है। केंद्रक में गाढ़ा जेलीनुमा अर्धपदार्थ केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्रोमैटिन के अन्य तंतु पाए जाते हैं कि डीएनए व प्रोटीन से ये बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। अब हम क्रोमैटिन तंतुओं से केंद्रिका जुड़ी रहती है, और ये आरएनए का निर्माण में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम गुणसूत्र के बारे में। तो इसकी जो हमारी जो खोजकर्ता के बारे में देखते हैं, तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी जो हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं, तो इसकी खोज हॉफमैस्टर ने की थी, और इसके हम अध्ययन यानी जो गुणसूत्र का अध्ययन होता है वो स्ट्रॉसबर्गर ने
और जैसा इसका जो गुणसूत्र है, इसका जो नाम दिया था वो वाल्डेयर के द्वारा ये नाम दिया था। और जो गुणसूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, जो डबल हेलिक्स में ये पाया जाता है। तो गुणसूत्र एक क्या होता है, ये आनुवंशिकता के भाग के रूप में ये कार्य करता है। तो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक रूप यानी आनुवंशिक जो लक्षण पर ये गुणसूत्र के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम को इस प्रकार से ये, और ये क्या करता है, इन गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो कि वंशागणित की इकाई होती है, जो हेरिडिटी और केंद्रक वंशागति में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसमें जो अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, दो होते हैं, जो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। और इसके जो प्राथमिक संकीर्ण होते हैं, इसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और जो इसका ऊपरी आवरण होते हैं, इसे हम पेलिकल। दैन इसके बाद में जो इसके अंदर होता है वो मैट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। आपको जो अगला टॉपिक मिलेगा वो जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।